मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं अपन। अब तक हमने पढ़ा था कि जो हमारा डेनियल सेल होता है, या अपन ने अभी तक गेल्गरिनी सेल के बारे में पढ़ा था। अब देखो जी क्या होता है डेनियल सेल या गेल्गरिनी सेल है, इसके बारे में देखते हैं हम। कि सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि जिंक इलेक्ट्रोड होता है और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है। जिंक इलेक्ट्रोड जो होता है इस पर हमेशा ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया होती है, यानी इस पर कौन सी रिएक्शन चलती है, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया ये होता है। और इसके अलावा कॉपर इलेक्ट्रोड होता है, इस पर कौन सी अभिक्रिया चलती है, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। इस पर अपनी चलती है अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अब देखो जी कि ऑक्सीकरण और अपचयन में क्या अंतर होता है। हमने 11th क्लास के अंदर ये चीज पढ़ी थी कि जब भी किसी स्पीशीज की ऑक्सीकरण अवस्था में बढ़ोतरी होती है तो वो हमेशा ऑक्सीकरण कहलाता है। और अगर किसी भी कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो उसका अपचयन हो जाता है, यानी वो अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो हम ये देखेंगे कि जो जिंक का इलेक्ट्रोड होता है, आपने ये पढ़ा था कि सब जो जिंक का इलेक्ट्रोड होता है उसकी अभिक्रिया ऐसे चलती है। ये जिंक से +2 में परिवर्तित होता है और ये 2 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ता है। ये बात पढ़ी थी हमने कि जिंक इलेक्ट्रोड है उस पर ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया होती है और जिंक अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में बढ़ोतरी करता है। यानी जिंक की यहाँ पर अगर ऑक्सीकरण अवस्था देखी जाए तो वो होती है 0, लेकिन जब यहाँ देखोगे तो आप +2 हो गई ऑक्सीकरण अवस्था, यानी इसने अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में बढ़ोतरी कर ली। और कैसे कि 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर यही 2 इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करना चाहेगा, ये कॉपर है। तो इससे जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कहाँ पर जाएंगे, कॉपर के पास। इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन संचलन की दिशा दिखा दी कि जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, उनको कॉपर ने ग्रहण किया, इसलिए इसको अपचयन अर्ध अभिक्रिया नाम दिया और इसको ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया नाम दिया। अब यहाँ पर आपको एक फंडा याद रखना है कि जो जिंक का इलेक्ट्रोड होता है उसे अपन एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड। और जो कॉपर का इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा कैथोड कहलाता है। अब आपको ये बात यहाँ पर याद रखनी है कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया होती है और कैथोड पर हमेशा अपचयन अर्ध अभिक्रिया होती है। यानी एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और अपचयन, यानी एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कैथोड इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर अपन एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है सर। इलेक्ट्रोड विभव ये क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव का मतलब है कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड और उसके विद्युत अपघट्य, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है और ये जिंक का विद्युत अपघट्य ZnSO4। तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड और जिंक के विद्युत अपघट्य, यानी कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड के विद्युत अपघट्य के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, जो उनके विभव में अंतर होता है, यानी जो विभवांतर उत्पन्न होता है वही विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, जो कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड का अलग अलग होता है। यानी जिंक इलेक्ट्रोड के लिए उसका इलेक्ट्रोड विभव अलग होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए कॉपर इलेक्ट्रोड विभव अलग होगा। तो फिर से परिभाषा सुनो इलेक्ट्रोड विभव की कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड और उसके विद्युत अपघट्य के बीच के विभवांतर को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। यह हो गया हमारा इलेक्ट्रोड विभव। अब सर एक होता है सेल विभव। सेल विभव, अब ये क्या होता है, सेल विभव ये होता है कि सर जब अपन ने ये विद्युत धारा प्रभावित की या इलेक्ट्रोडों का संचलन हुआ, इसमें कैसे हुआ इलेक्ट्रोडों का संचलन, आपने पढ़ा सर एनोड से कैथोड की तरफ है इलेक्ट्रॉनों का संचलन हुआ। ऐसा होने पर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर हमेशा क्या कहलाता है, आपका सेल विभव कहलाता है। क्या कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में उत्पन्न विभव हमारा क्या कहलाता है, सेल विभव कहलाता है। और सेल विभव को सर EMF से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, EMF से। फिर से सुनो कि सेल विभव क्या होता है और इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव में तो ये होता है सर कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड और प्रत्येक विद्युत अपघट्य के बीच का विभवांतर तो इलेक्ट्रोड विभव हो गया,
और दोनों इलेक्ट्रोडों, जैसे इसमें जिंक का और कॉपर का इलेक्ट्रोड था, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है? आपका शेल विभव कहलाता है। दोनों में डिफरेंस है, एक में तो विद्युत अपघट्य है और इलेक्ट्रोड के बीच का विभवांतर तो इलेक्ट्रॉन विभव हो गया, और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभव हमारा शेल विभव कहलाता है। और शेल विभव निकालते कैसे है सर? कि शेल विभव का सूत्र होता है कि दाएं शेल में से बाएं शेल के इलेक्ट्रो विभव को घटाया जाता है। यानी ये हमारा दायां शेल हो गया, दाईं तरफ है, और ये हमारा बायां शेल हो गया, बाईं तरफ है। ठीक है, तो अपन कैसे निकालेंगे? ई दाएं में से ई बाएं को घटाने पर हमारा इलेक्ट्रो विभव आ जाता है। ई दायां माइनस ई बायां, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोड विभव निकालना। तो इसका सूत्र बन गया EMF बराबर ई दायां माइनस ई बायां, ये हमारा सूत्र रहता है इसका। अब यहाँ तक किसी को कोई समझ में नहीं आया तो देख लो, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ये हमारा डेनियल सेल या गेल्विनी सेल था, जिसका क्या कर होता है, ये हमेशा काम करता है कि जो विद्युत ऊर्जा होती है हमारी, जो विद्युत ऊर्जा होती है, उस विद्युत ऊर्जा को, जो हमारी रासायनिक ऊर्जा होती है, जो केमिकल एनर्जी होती है, उस केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा डेनियल सेल। ये इनका काम होता है। फिर हमने डेनियल सेल में ये पढ़ा सर कि इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक जिंक का इलेक्ट्रोड होता है और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है। जिंक का इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड का कार्य करता है और इस पर चार्ज याद रखना नेगेटिव चार्ज होता है, और जो हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है वो हमारा कैथोड का काम करता है और इस पर चार्ज पॉजिटिव होता है। अब तक यहाँ पर एक ये भी नई बात है, आपने फिजिक्स में ये पढ़ा था सर कि एनोड पर पॉजिटिव होता है और कैथोड पर नेगेटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिफरेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उल्टी चलती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एनोड को तो माइनस बोलते हैं और कैथोड को पॉजिटिव बोलते हैं, और फिजिक्स में हमने ये पढ़ा सर कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। अब देखो जी, फिर हमने ये पढ़ा सर जो जिंक होता है वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में बढ़ोतरी करता है, यानी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 से +2 में चेंज हो रही थी और उसने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा था। अब ये इसने जो 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है वो दोनों इलेक्ट्रोडों को ये कॉपर इलेक्ट्रोड ग्रहण करना चाहेगा। तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या हो गई कि सर जिंक ने त्यागी और कॉपर ने ग्रहण किए, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनों की दिशा हो गई। और हमने ये पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में धारा बहती है, तो जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे तो धारा इस तरफ बहेगी। तो हमने धारा की दिशा इस तरफ दिखा दी और इलेक्ट्रॉनों की दिशा इस तरफ दिखा दी, ये हमने देख लिया। अब फिर सर इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है ये हमने पढ़ना था। तो इलेक्ट्रोड विभव होता है सर कि प्रत्येक विद्युत अपघट्य और प्रत्येक इलेक्ट्रोड के बीच के विभवांतर को अपन क्या बोलते हैं? प्रत्येक इलेक्ट्रोड और प्रत्येक विद्युत अपघट्य, इनके बीच के विभवांतर को अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड विभव। ये बात याद रखना। जैसे ये हो गया प्रत्येक इलेक्ट्रोड और ये हमारा प्रत्येक इलेक्ट्रोड, ये हमारा विद्युत अपघट्य, इन दोनों के बीच का जो विभवांतर होगा वो भी हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। अब देखो जी, फिर हमने ये पढ़ा कि शेल विभव क्या होता है। शेल विभव होता है कि दोनों इलेक्ट्रोडों, जैसे इसमें कॉपर और जिंक के 2 इलेक्ट्रोड थे, तो जिंक और कॉपर यानी दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की विभवांतर को शेल विभव कहलाते हैं। अब एक चीज और आएगी इसमें, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी किसी का मानकीकरण कर निकालना है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब है कि जब सर प्रयुक्त किए गए विद्युत अपघट्य की सांद्रता 1 कर दी जाए तो इलेक्ट्रोडों के बीच का विभव ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। यानी मानक का मतलब होता है मानकीकरण करना। अगर अपन मानकीकरण करते हैं तो हमें सांद्रता को निश्चित करना पड़ता है। तो हमने सांद्रता को निश्चित कर दिया कि प्रत्येक विद्युत अपघट्य की सांद्रता अगर आपने 1 ले ली, यानी 1 ले ली, तो जो उसके इलेक्ट्रोड और उसके विद्युत अपघट्य के बीच का ही विभव हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। तो मानक इलेक्ट्रोड की विभव की परिभाषा अपन ऐसे लिखेंगे कि जब सर विद्युत अपघट्य जो आपने प्रयुक्त किया है
तो प्रयुक्त किए गए विद्युत अपघट्य की सांद्रता को अगर आपने इकाई यानी 1 कर दिया तो उसके इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य के मध्य का विभवांतर ही हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रॉनों के संचलन की दिखा दिया। ये है हमारा डैनियल सेल या हमारा गैल्वेनी सेल। अब अपन मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में एक पदार्थ का यूज करते हैं जिसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है ये पढ़ते हैं। ये यहाँ तक सभी को कंप्लीट है। अब देखो जी, इसको लिखेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव, यानी कि हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रोड लेकर हम उसका मानकीकरण करेंगे और उसके सापेक्ष जितने भी हमारे सेल होंगे उनका इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करेंगे। तो इसका सूत्र होता है सर मानक हाइड्रोजन विभव का कि Pt फिर स्लेश H फिर स्लेश और H प्लस, ये होता है जी हमारा। अब देखो जी Pt क्या होता है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है और H2 हमारी गैस होती है जो 1 बार यानी कि 1 बार पास्कल दाब पर रखी जाती है और H प्लस हमारा एक आयन होता है। ये होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का सूत्र। इसको ऐसे दर्शाया जाता है Pt फिर स्लेश, ये स्लेश क्या दिखाते हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच यानी एक विद्युत अपघट्य और एक अगर इलेक्ट्रोड है तो उनके बीच स्लेश लगाया जाता है, और अगर 2 विद्युत अपघट्य हो तो उनके बीच में डबल स्लेश लगाना है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोड है और ये हमारा 1 बार पर रखी हुई गैस H2, तो इसके बीच में एक स्लेश लगा दिया। फिर ये हमारी गैस थी यानी हमारा मान लो विद्युत अपघट्य एक प्रकार से, और ये हमारा H प्लस एक इलेक्ट्रोड है, फिर इसके बीच में एक स्लेश दिखा दिया। तो ये हमारा सूत्र होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का। ठीक है, इसके सापेक्ष जितने भी इलेक्ट्रोड होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात किए जाते हैं। इसको मानक है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। अब आज के लिए इतना बहुत है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव तक। अब तक हमने जो पढ़ा है उसके बारे में आप एक बार फिर से सुन लो। हमने सबसे पहले पढ़ा कि सर डैनियल सेल क्या होता है, इसे अपन गैल्वेनी सेल बोलते हैं। पहली बात तो हमने ये पढ़ा। इसके बाद दूसरा बात आपने ये पढ़ा कि सर सेल विभव क्या होता है। एक बात हमने पढ़ी सर इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। चौथी बात आप ये पढ़ रहे हो कि मानक इलेक्ट्रोड विभव। और पांचवी बात आज हमने ये पढ़ी है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। हमने अब तक ये 5 बातें पढ़ ली। सबसे पहले अपन ने डैनियल सेल के बारे में पढ़ा। इस डैनियल सेल पर हमने 3 कंडीशनें यूज की थी। क्या कि सर अगर ई का मान तीन कंडीशन यूज की थी कि सर अगर ई का मान इज न्यूटर देन 1.1 वोल्ट है तो उसमें धारा की दिशा कुछ रही थी, यानी इधर से इधर की तरफ जा रही थी या धारा इधर से इधर की तरफ आ रही थी। हमने देखा इलेक्ट्रोड हमारा इधर से इधर की तरफ जा रहा था और धारा इस तरफ से इस तरफ आ रही थी। फिर हमने ये पढ़ा कि सर ई का मान यदि 1.1 वोल्ट के इक्वल हो जाए तो धारा कहीं भी नहीं बह रही थी, वो हमारी स्टेबल कंजक्शन थी, स्टेबल सिचुएशन थी, यानी उस टाइम हमारा स्थायीकरण हुआ था, न तो धारा बह रही थी न कुछ विभव था। और सर जब ई का मान इज ग्रेटर देन 1.1 यानी बाह्य विभव का मान आपने 1.1 विभव से एक्स्ट्रा कर दिया तो धारा की दिशा उल्टी हो गई थी, यानी इस टाइम धारा की दिशा क्या थी, इस टाइम धारा की दिशा ये थी, ऐसे बह रही थी धारा की दिशा, और ये करने पर धारा की दिशा ये हो गई, यानी उल्टी हो जाती है।
फिर आपने शेल विभव पढ़ा। शेल विभव क्या होता है, पहले इलेक्ट्रोड विभव के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रोड विभव हमने पढ़ा कि किसी विद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोड के बीच का विभव हमारा इलेक्ट्रोड विभव होता है, जो प्रत्येक इलेक्ट्रोड के लिए फिक्स होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण के लिए फिक्स होता है, ऑक्सीकरण अर्ध विक्रिया के लिए कुछ होता है, अपचयन अर्ध विक्रिया के लिए कुछ होता है। फिर आपने पढ़ा शेल विभव। शेल विभव क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर हमारा शेल विभव कहलाता है। ये निकलता कैसे है सर, इसको EMF से लिखते हैं, इसको घटाया जाता है E दायां माइनस E बायां, ऐसे करके निकाला जाता है E दायां माइनस E बायां। फिर हमने पढ़ा मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये होता है सर जब विद्युत अपघट्य जो आपने प्रयुक्त किया है उसका मानकीकरण कर दिया जाए, यानी विद्युत अपघट्य जो आप प्रयुक्त कर रहे हो उसकी सांद्रता अगर आपने इकाई यानी 1 कर दी तो उस पर उत्पन्न होने वाला विभव भी हमारा क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में यूज किसका किया जाता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो इसलिए आपने आज पढ़ लिया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, जिसका सूत्र ये होता है प्लेटिनम H2H+। ये हमारा स्लेश लगाया जाता है इनके बीच में। और आज हमारा यहीं तक क्लास आपकी समाप्त होती है। आगे पढ़ेंगे अपन